गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम इतिहास का जो चौथा चैप्टर है उसका अध्ययन कर रहे थे और उस अध्ययन में हमने जो चीज़ें देखी, जैसे अरब का आक्रमण, अरबियों का आक्रमण करने के पीछे का उद्देश्य, उसके बाद में हमने दाहिर सेन के बारे में जानने का प्रयास किया। दाहिर सेन के बाद में हमने देखा कि जो अरबी आक्रमणकारी था इस्लामिक मोहम्मद बिन कासिम, उसका अंत किस प्रकार से हुआ और उसके अंत के पश्चात जो अरबियों को यहाँ पर सफलता क्यों मिली वो हमने देख लिया, और भारत की संस्कृति का अरबों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। इन सभी चीज़ों का हमने क्या किया, अध्ययन किया। अरबी आक्रमणकारी आए, यहाँ पर अपना साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया, अपने आप को स्थापित यहाँ पर किया। जो भारतीय जो राजा थे उन्होंने डटकर उनका मुकाबला किया, लेकिन फिर भी अरबियों की सत्ता यहाँ पर कायम हो गई। और अरबियों ने कौन से क्षेत्र को चुना था, सिंध क्षेत्र को। और हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, क्योंकि इतिहास को मैंने आपको वो चीज़ बताई थी, 3 भागों में बांट रखा है, प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास हो या आधुनिक इतिहास हो। तो हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ पर अरबी आक्रमण आएगा। उसके बाद में हमारे कुछ ऐसे राजा आएंगे जो राजस्थान का नेतृत्व कर रहे थे। उसी कड़ी में अगर राजाओं की कड़ी की हम बात करें तो अरबी आक्रमण से थोड़ा हटकर आज हम थोड़ी अलग बात कर रहे हैं। उसमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जो राजा हैं उनकी, नागभट्ट प्रथम की। नागभट्ट प्रथम की हम बात कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नागभट्ट से प्रारंभ होने जा रहा है। नागभट्ट प्रथम देख लीजिए, इसके बारे में आप समझ लीजिए, जान लीजिए कि बोर्ड के ऊपर सारी जानकारियाँ लिखी हुई है, या आपकी सुविधा के अनुसार से है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम का जो शासनकाल था वो 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक चला। यानी कि नागभट्ट 730 ईस्वी में यहाँ का राजा बना, ठीक है। कहाँ का, भीनमाल का। और ये कहा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था ये, यानी कि नागभट्ट प्रथम को गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कहा जाता है। और जालोर, अवंती और कन्नौज, यानी कि उस समय जो इस वंश के जो लोग थे या क्षेत्र था वो कहाँ तक फैला हुआ था, जालोर जो अपने राजस्थान में है, अवंती जानते हैं अवंती कौन, क्या नाम है, उज्जैन, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। यानी कि कहने का मतलब यह है कि गुर्जर प्रतिहार जो वंश या इसका जो क्षेत्र था वो मध्य भारत के बीच में था, मध्य भारत में था कहीं ना कहीं। तो जालोर हो गया आपके, अवंती यानी उज्जैन, कन्नौज यह आपके चला जाता है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। उसके ऊपर इन लोगों का अधिकार हो गया था, गुर्जर प्रतिहारों का। और ये कहा जाता है कि जो नागभट्ट प्रथम था, नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि गुर्जर प्रतिहार क्या चीज है। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर, बहुत से जो इतिहासकार हैं इन्होंने अपनी अपनी राय दी है कि गुर्जर किस तरह से इनका नाम पड़ा, प्रतिहार क्यों इनका नाम रखा गया। तो सबकी जो है वो अलग अलग विचारधाराएं हैं। जैसे एक इतिहासकार थे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि ये जो गुर्जर प्रतिहार वाले थे ना, वो गुर्जरात्र जो नामक प्रदेश है वहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, गुर्जर प्रतिहार, यानी कि गुर्जरात्र, ठीक है। तो यहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, तो कहने का मतलब इसका नाम क्या पड़ गया, गुर्जर प्रतिहार। और प्रतिहार का मतलब क्या होता है, रक्षक, ध्यान से देंगे, रक्षक। प्रतिहार का मतलब रक्षक। अब किस तरह से रक्षक है ये बताइए, इनको भाई रक्षक क्यों बनाया गया प्रतिहार। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अरबियों का आक्रमण बढ़ रहा था, और यूं कहे कि अरबी जो आक्रमणकारी थे वो अपना साम्राज्य स्थापित धीरे धीरे करते जा रहे थे। तब नागभट्ट प्रथम ने इन अरबी आक्रमणकारियों को रोका था और अपना साम्राज्य स्थापित किया था। यानी कि विदेशी जो आक्रमण हो रहे थे अरबियों के द्वारा, जो इस्लामिक जो राजा थे
उनको किसने रोका? नागभट्ट प्रथम ने। इसीलिए इनको क्या नाम दे दिया गया? प्रतिहार। प्रतिहार का मतलब रक्षा करने वाला, रक्षक। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो भी विदेशी आक्रमणकारी थे या अरबी आक्रमणकारी थे, इनसे नागभट्ट प्रथम ने रक्षा की थी। इसीलिए इस वंश का नाम क्या पड़ गया? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार कौन से क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र था गुर्जर प्रतिहारों का? ये था आपके, जैसे गुर्जर प्रतिहार हो गए उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार ये इनका क्षेत्र था, ठीक है। और इस समय 3 ही ऐसे वंश थे जो चल रहे थे, चाहे राष्ट्रकूट वंश हो या पाल वंश हो, ये 3 ही थे, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। इनका साम्राज्य क्या था? अलग अलग था। जैसे बंगाल में चले जाओ, बंगाल में उस समय कौन सा वंश था? पाल वंश, ठीक है। बंगाल में अब चले गए, पाल वंश आ गया। दक्षिण में आ जाओ आप, तो दक्षिण में आ गया राष्ट्रकूट। कहने का मतलब राष्ट्रकूट वंश। ये 3 ही वंश उस समय काम कर रहे थे। और श्रेष्ठ श्रेणी में अगर टॉप क्वालिटी में जो था वो था गुर्जर प्रतिहार, जो कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को अपने कब्जे में लिए हुए था, यानी कि इनका अधिकार था उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर। चाहे आपके राजस्थान का क्षेत्र हो या मध्य प्रदेश का क्षेत्र अवंती हो, यहाँ पर किनका अधिकार था? गुर्जर प्रतिहारों का। तो जिसमें हम पढ़ रहे हैं नागभट्ट प्रथम के बारे में। नागभट्ट प्रथम देख लीजिए 730 गद्दी के ऊपर बैठे, 756 तक इन्होंने राज किया और ये कहा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के ये संस्थापक थे। और मैंने बता दिया कि अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा गुर्जरात्र जो प्रदेश से इनको बताते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? गुर्जर प्रतिहार। और जो रमेश चंद्र मजूमदार हैं, जो इतिहासकार हैं, वो ये कहते हैं कि ये लक्ष्मण के वंशज हैं। कोई किसका बताता है, कोई किसका बताता है, कोई कहता है ये क्षत्रिय हैं, इनकी उत्पत्ति जोधपुर से है। तो अलग अलग इन इतिहासकारों के क्या है? मत है। तो प्रतिहार का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया, क्या होता है? रक्षक। उसके बाद में जो नागभट्ट प्रथम थे वो अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। इस साम्राज्य विस्तार के तहत भीनमाल, जालोर और आबू पर इन्होंने क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया और जालोर को अपनी राजधानी बनाया। जालोर कौन से राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। तो ठीक है, इसने साम्राज्य विस्तार किया, अपना भीनमाल पर अधिकार किया, जालोर और आबू पर अधिकार करके जालोर को अपनी राजधानी बना लिया। फिर उसके बाद में मालवा, मालवा में आप चले गए। मालवा में साम्राज्य विस्तार करके अवंती यानी कि उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। ये क्या करते थे कि जिस प्रदेश को जीत लिया उस प्रदेश में अपने उस प्रदेश की नई राजधानी बना देते थे। जैसे यहाँ पर जालोर को राजधानी बना लिया इस प्रदेश में। जब ये मालवा में गए, मालवा को जीत लिया, साम्राज्य विस्तार किया और यहाँ पर अवंती यानी कि उज्जैन, वर्तमान उज्जैन पहले किस नाम से जाना जाता था? अवंती। अवंती को क्या कर लिया? राजधानी बना लिया। फिर इनकी जानकारी के बारे में हम देख लेते हैं कि इनकी जानकारी हमें कौन कौन से जो अभिलेख है या प्रशस्ति लेख है उनसे प्राप्त होती है। ग्वालियर प्रशस्ति पत्र यानी कि ग्वालियर प्रशस्ति लेख के अनुसार, यानी ग्वालियर जो प्रशस्ति लेख है उसमें जो नागभट्ट प्रथम है उसको मलेच्छो का दमनकारक, दीनों का उदारक, ठीक है, बताया गया है, जिसके कारण इसको कौन सी उपाधि मिली? नारायण की उपाधि मिली। ध्यान से समझ लीजिए एक बार फिर से। ग्वालियर प्रशस्ति लेख, मैंने बताया था कि अभिलेखों से हमें जानकारियाँ मिलती है, प्रशस्ति जो लेख लिखे हुए रहते हैं उनसे हमें जानकारी बनती है। कौन राजा था, किस राजा ने कौन सी उपाधि धारण की थी, कौन कौन से प्रदेशों को जीता था। तो इसमें जो नागभट्ट प्रथम है उसके बारे में क्या बताया गया है ग्वालियर प्रशस्ति लेख में कि उसने मलेच्छों का दमनकारी, मलेच्छों का मतलब क्या होता है? विदेशी आक्रमणकारी। विदेशी आक्रमणकारियों को क्या कहा जाता है? मलेच्छो, यानी कि मलेच्छो। और उस समय मलेच्छो कौन थे? अरबी इस्लामिक आक्रमणकारी मलेच्छो थे। तो विदेशी आक्रमणकारियों का दमनकारक कहा है कि इसने क्या किया है? जो भी विदेशी आक्रमणकारी है उनका क्या किया? दमन किया है, हमारी रक्षा की है। दीन यानी जो दीन गरीब दुखी है उनका उदारक, उनका उदार करने वाला। और इसी वजह से
इन वजह से ही, चाहे मलेच्छों का दमन करो या दीनों का उद्धारक हो, इस वजह से इसको कौन सी उपाधि मिली? नारायण। नारायण की उपाधि इन्होंने धारण की। ठीक है, उसके बाद में उसे किस किस नाम से पुकारा जाता है या कहा जाता है? राम का प्रतिहार। प्रतिहार का मतलब रक्षक, यानी भगवान राम का रक्षा करने वाला। राम का प्रतिहार। मेघनाद के युद्ध का अवरोधक। मेघनाद आप सभी जानते कौन था, ठीक है। और इंद्र के गर्व का नाश करने वाला इसको बताया गया है। यानी कि इतने महान राजा थे नागवट प्रथम कि उन्हें भगवान श्री राम का रक्षक बताया है। और ये कहा है कि ये मेघनाद के युद्ध का अवरोधक है। मेघनाद समझ गए, लक्ष्मण की लड़ाई हुई थी तो लक्ष्मण का वंशज भी इनको बताया जाता है, इसीलिए मेघनाद के युद्ध का अवरोधक इनको बताया गया है। और इंद्र का जो इंद्र को गर्व था उसके गर्व को नाश करने वाला भी किसको बताया गया है? नागभट प्रथम को। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं थी नागभट प्रथम की, कि इसने किस तरह से विदेशी जो आक्रमणकारी थे उनको खदेड़ के भगा दिया, यहाँ से अपना साम्राज्य स्थापित किया, जालौर को राजधानी बनाया, अवंती को राजधानी बनाया। और ये कह सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक भी कौन थे? नागभट प्रथम, 730 से 756। अब उसके बाद में जैसे ही इनका राज चला गया, नागभट प्रथम गद्दी से हट गए, ठीक है। उसके बाद में कुकुस्थ राजा बना। कुकुस्थ के बाद में देवराज और उसके बाद में वत्सराज। ध्यान देवे, नागभट की मृत्यु के बाद में, नागभट प्रथम की मृत्यु के बाद में कौन राजा बना? कुकुस्थ। फिर उसके बाद में देवराज और फिर उसके बाद में वत्सराज। इन्होंने शासन किया, लेकिन इनका शासन ज़्यादा तरक्की नहीं कर सका और विदेशी आक्रमणों से प्रभावित होकर इनके कुछ क्षेत्र इनके हाथ से छूट गए, निकल गए। अब वत्सराज के बाद में जो वत्सराज का पुत्र था नागभट द्वितीय, वो राजा बना। यानी कि कुकुस्थ, देवराज और वत्सराज। तो वत्सराज का जो बेटा था उस बेटे का नाम क्या था? नागभट द्वितीय। पहले हमने नागभट प्रथम के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं नागभट द्वितीय के बारे में। तो नागभट द्वितीय क्या बना? यहाँ का राजा। और इसका शासनकाल कितना बताया गया है? 795 से 833 ईस्वी ये सिंहासन पर बैठ गया। ये बता दूं आपको मैं कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो समय बताया गया है वो 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य बताया गया है। यानी गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था नागभट प्रथम, वहां से लेकर जो गुर्जर प्रतिहार वंश जब तक चलता रहा उसका शासनकाल कब तक बताया गया है? 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य का बताया गया है। ठीक है, नागभट द्वितीय राजा बन गया। 795 से 833 काफी लंबा उसने राज किया और सिंहासन पर बैठ गया। जो क्षेत्र इसके पूर्वजों के समय में चले गए थे उन्हें वापस से इसने जीत लिया और अपनी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर ली। यानी कि जो साम्राज्य चला गया तो उनको फिर से इसने अपनी काबिलियत और योग्यता के अनुसार जीत लिया। और जो गुर्जर प्रतिहार वंश की जो प्रतिष्ठा चली गई थी उस प्रतिष्ठा को इसने वापस प्राप्त कर लिया। फिर इसका त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। त्रिकोणीय संघर्ष किसका? नागभट द्वितीय का त्रिकोणीय संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में इसने कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया। कन्नौज पे अधिकार कर लिया। त्रिकोणीय संघर्ष में आपको बता दिए किस किस के बीच हुआ, मैं बताऊं। पाल वंश, ठीक है, पाल वंश, फिर राष्ट्रकूट वंश और स्वयं का कौन सा वंश था? प्रतिहार। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, इन तीनों के बीच में ये मैंने बता दिया था। ये बंगाल पूर्व में चले गए, राष्ट्रकूट दक्षिण में आ गए और ये उत्तर पश्चिम में। ठीक है, ये अलग अलग हो गया इनका। ये तीनों उस समय वंश चल रहे थे और इन तीनों की नजर किसके ऊपर थी? कन्नौज के ऊपर। इन तीनों वंशों की जो नजर थी, ये तीनों वंश किसको हड़पना चाहते थे? कन्नौज। जो कि कन्नौज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कन्नौज स्थित है और इस कन्नौज के ऊपर ये तीनों ही अपना अधिकार करना चाहते थे। और इसीलिए इस कन्नौज को प्राप्त करने के लिए इन तीनों के बीच में क्या हुआ? संघर्ष हुआ। किस किस के बीच में? पाल वंश के बीच में, राष्ट्रकूट वंश के बीच में और गुर्जर
प्रतिहार वंश के बीच में, लेकिन इसमें विजय किसकी हुई? गुर्जर प्रतिहार के राजा नागभट द्वितीय की। ठीक है, और उसने किसके ऊपर अधिकार कर लिया? कन्नौज के ऊपर अधिकार कर लिया। इस प्रकार इसने अपने साम्राज्य में कन्नौज को मिला लिया। देखो ये लिखा हुआ है, किसकी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त की? त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। कन्नौज त्रिकोणीय संघर्ष भी इसको कह सकते हैं, या त्रिकोणीय संघर्ष भी कह सकते हैं। जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ उसमें कन्नौज पर इसने अधिकार कर लिया। ठीक है, और ये अन्य प्रदेशों को जीतता रहा। उत्तरी क्षेत्र के जो प्रदेश थे उनको जीतता रहा और अपनी ख्याति प्राप्त करता रहा। देखो विजयों से उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया, यानी कि इसने धीरे धीरे अपने साम्राज्य को विस्तार किया और उत्तरी भारत के कई क्षेत्रों को इसने जीतकर यह उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। क्योंकि एक चीज में आपको बताते थे, 3 ही शासक थे, पाल वंश, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। कन्नौज को जीतना था, प्रतिहार ने कन्नौज को जीत लिया। किसने? नागभट द्वितीय ने कन्नौज को जीत लिया। अब इसकी शक्ति बढ़ती गई, तो इसीलिए उत्तरी भारत के जो क्षेत्र थे उनको जीतकर यह उस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। और इस उपलक्ष्य में, यानी कि जब ये उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बना, तो इस उपलक्ष्य में इसने एक उपाधि धारण की। कौन सी? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। ये याद रखेंगे आप। कौन सी उपाधि धारण की इसने? परम भट्टारक महाराजाधिराज, यानी राजाओं का भी राजा, महाराजा धीराज, राजाओं से भी ऊपर का राजा। ठीक है, कौन सी कब उपाधि धारण की? जब वह उत्तरी भारत के अधिकांश क्षेत्र को जीत लिया उसने और शक्तिशाली राजा बन गया। और इस उपलक्ष्य में, यानी कन्नौज को जीत लिया, इस उपलक्ष्य में इसने कौन सी उपाधि धारण की? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, यानी राजाओं का भी राजा। और एक ग्रंथ है चंद्रप्रभा सूरी का। चंद्रप्रभा सूरी एक लेखक, उनका एक ग्रंथ था प्रभावक चरित्र। प्रभावक चरित्र यानी कि चंद्रप्रभा सूरी का एक ग्रंथ था प्रभावक चरित्र। इस ग्रंथ के अनुसार 833 ईस्वी में गंगा में डूबकर इसने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। किसने? नागभट द्वितीय ने। तो ये हमने देख लिया नागभट प्रथम और नागभट द्वितीय के बारे में कि नागभट प्रथम कौन थे और नागभट द्वितीय कौन थे, इन्होंने कौन सा संघर्ष किया। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए नागभट द्वितीय कौन कौन सी विजय इसने हासिल की। विजयों से जब प्राप्त की तो शक्तिशाली राजा बना और इस उपलक्ष्य में इसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। और चंद्रप्रभा सूरी के ग्रंथ प्रभावक चरित्र के अनुसार ये कहा जाता है कि 833 ईस्वी में नागभट द्वितीय ने गंगा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। नागभट प्रथम और नागभट द्वितीय के बाद में जो अगला हमारा शासक आ रहा है वो आ रहा है बप्पा रावल। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। नागभट प्रथम के बारे में हमने जान लिया और नागभट द्वितीय के बारे में भी हमने जान लिया। अब थोड़ा बहुत हम बप्पा रावल के बारे में जान लेते हैं। बप्पा रावल गुहिल वंश का संस्थापक, यानी कि बप्पा रावल को गुहिल वंश का संस्थापक कहा जाता है। क्वेश्चन कर लिया है कि गुहिल वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप क्या कहेंगे? बप्पा रावल। ठीक है, उसके बाद में बप्पा रावल के बारे में आपको बता दूं कि डॉक्टर ओझा, जो डॉक्टर ओझा थे, उनके अनुसार बप्पा रावल किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। बप्पा रावल किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। बप्पा रावल तो एक उपाधि थी और ये उपाधि किसको मिली थी? काल भोज को। काल भोज नाम का एक व्यक्ति था जिसे ये उपाधि मिली थी। काहे की? बप्पा रावल की। यानी कि डॉक्टर ओझा के अनुसार, इतिहासकार थे, वो ये कहते हैं कि बप्पा रावल किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं था, ये तो काल भोज को मिलने वाली क्या थी? उपाधि थी। और जो काल भोज था, जिन्हें बप्पा रावल के नाम से जाना जाता था, एक काफ़ी ख्यात थी मुहनोत नैनसिरी ख्यात। मुहनोत नैनसिरी ख्यात के अनुसार जो बप्पा रावल थे वो हारित राशि ऋषि के यहाँ गायें चराते थे। बप्पा रावल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। बप्पा रावल गुहिल वंश के संस्थापक, काल भोज इनका वास्तविक नाम था और बप्पा रावल इनको उपाधि मिली थी।
जो मुहनोत नयनसिरी जो ख्यात है उसके अनुसार ये हारित राशि नाम का एक ऋषि था, उसके यहाँ पर गाय चराते थे। इनकी इन सेवा से, यानी कि हारित राशि की इन्होंने जो सेवा की उससे हारित राशि काफ़ी प्रसन्न हुए और महादेव से इनके लिए क्या मांग लिया, मेवाड़ का साम्राज्य, कि हे महादेव इसने मेरी अच्छी सेवा की है, इसको आप मेवाड़ का साम्राज्य देना। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो बप्पा थे वो चित्तौड़ चले गए मानमोरी की सेवा के लिए। जो चित्तौड़ का राजा था उस समय वो कौन था, मानमोरी। चित्तौड़ का राजा कौन था, मानमोरी। तो बप्पा चित्तौड़ में किसकी सेवा के लिए चले गए, मानमोरी की सेवा में चले गए और उनकी सेवा में लग गए। उसके बाद में चित्तौड़ के ऊपर एक विदेशी आक्रमण हुआ, विदेशी मुस्लिम आक्रमण किया, सेना ने आक्रमण कर दिया, यानी कि मानमोरी के पास बप्पा रावल चले गए, वहाँ उनकी सेवा करने लग गए। और उसी समय जो विदेशी मुस्लिम थे सेना, उसने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण हुआ तो मानमोरी ने अपने सामंतों को कहा कि आप जाइए और आक्रमण का सामना कीजिए, आप उनसे लड़ाई कीजिए, जो विदेशी सेना आई है मुस्लिम उससे आप लड़िए। लेकिन सामंतों ने मना कर दिया, लड़ाई लड़ने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, अब इस चीज का जब बप्पा रावल को पता चला तो उन्होंने स्वयं को आगे कर दिया कि मैं विदेशी सेना का मुकाबला करूंगा। और बप्पा रावल अपनी सेना लेकर, मानमोरी की जो सेना थी उसको लेकर युद्ध लड़ने के लिए चला गया। और उस युद्ध में बप्पा रावल की विजय भी हुई और सेना को वापस भगा दिया। यानी कि बप्पा ने चुनौती को स्वीकार किया और जो विदेशी सेना आई थी मुस्लिम सेना, उसको क्या कर दिया, हरा दिया। यानी कि सामंतों ने मना कर दिया कि भाई हम तो युद्ध नहीं करेंगे। मानमोरी ने क्या कहा कि सामंतों युद्ध कीजिए, सामंतों ने युद्ध करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। बप्पा रावल ने अपने आप को आगे किया कि मैं युद्ध लड़ूंगा। ठीक है, और उसने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और युद्ध के लिए चला गया और उसने जो विदेशी मुस्लिम सेना थी उसको क्या कर दिया, हरा दिया। और उस सेना के पीछे पीछे चला गया कहां पर, गजनी। गजनी चला गया बप्पा रावल, सेना का पीछा करते करते गजनी। और गजनी का जो राजा था सलीम, उसको उसने वहां पर क्या कर दिया, हरा दिया। यानी कि विदेशी जो मुस्लिम सेना थी उसको हरा दिया और उसके पीछे पीछे कहाँ चला गया, गजनी। और गजनी में जो राजा था कौन था, सलीम। सलीम राजा को उसने क्या कर दिया, हरा दिया। सलीम राजा को हरा दिया। फिर उसने सलीम की जो पुत्री थी उसके साथ क्या कर लिया, विवाह कर लिया। यानी कि बप्पा रावल ने सलीम को हरा दिया और सलीम की जो पुत्री थी उसके साथ बप्पा रावल ने क्या कर दिया, विवाह कर लिया। और वापस लौटकर कहाँ गया, चित्तौड़। ठीक है, ये देखो चित्तौड़ आ गया। यानी कि गजनी चला गया, गजनी में सलीम को हराया, सलीम को हराकर उसकी बेटी से विवाह किया और बेटी से विवाह करके वापस कहाँ गया, चित्तौड़ आ गया। अब जब वो चित्तौड़ आया तो उस समय सामंतों और मानमोरी के बीच में तनाव चल रहा था। जो सामंत थे और जो राजा था चित्तौड़ का मानमोरी, उन दोनों, उनके बीच में क्या चल रहा था, तनाव चल रहा था। तनाव चल रहा था तो इस तनाव में क्या हुआ, जो सामंत थे वो राजा का दरबार छोड़कर चले गए और बप्पा रावल के पास चले गए। और बप्पा रावल और उन सामंतों ने मिलकर चित्तौड़ के राजा मानमोरी को हरा दिया। यानी कि जो सामंत और राजा थे मानमोरी चित्तौड़ का, उनके बीच में तनाव चल रहा था। इस तनाव के चक्कर में जो राज दरबार था उसको छोड़कर वो यहाँ से चले गए, दरबार से सामंत चले गए और किसके साथ मिल गए, बप्पा रावल के साथ में हो गए। और बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसके ऊपर अधिकार कर लिया। यानी कि 734 में चित्तौड़ का राजा कौन बन गया, कालभोज या फिर बप्पा रावल। ये 734 में चित्तौड़ का राजा बन गया। और इस उपलक्ष्य में, यानी जब वो चित्तौड़ का राजा बना 734 ईस्वी में, तो उसने 3 उपाधि धारण की, हिंद सूर्य, राजगुरु और चक्वे। याद रखेंगे कि बप्पा रावल ने चित्तौड़ विजय के बाद में कौन सी उपाधि धारण की, हिंद सूर्य, राजगुरु और चक्वे, ये उपाधि उसने धारण की। ठीक है, उसके बाद में उसने क्या किया, 50 वर्ष का जब ये हुआ तो 50 वर्ष की आयु में इसका नागदा में देहांत हो गया। यानी 50 वर्ष की आयु में ही बप्पा रावल का नागदा में देहांत हो गया। आज भी नागदा में इसके नाम से उसकी समाधि बनी है, जिसका नाम है
बापा रावल, नागदा में, इसके नाम से समाधि बनी हुई है नागदा में बापा रावल के नाम से, और 50 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई। अब इसने क्या किया, सोने के सिक्कों का प्रचलन चलाया था अपने साम्राज्य में। जब इसने मेवाड़ का राजा बन गया तो उसने सोने के सिक्के चलाए, और सोने के सिक्के के जो दोनों तरफ है क्या क्या बनाए चित्र, कामधेनु गाय, गाय का चित्र बनाया, उसके बाद में बछड़े का चित्र बनाया, नदी का चित्र बनाया, मछली का चित्र बनाया, दंडवत करते हुए पुरुष का चित्र बनाया, त्रिशूल का चित्र बनाया। तो काफी चित्र उसने इन सिक्कों के दोनों तरफ बनाए हैं। और जो सीवी वेद है, एक व्यक्ति है सीवी वेद, ठीक है, यानी कहने का मतलब जो उसने सिक्के चलाए उन सिक्कों के ऊपर कौन कौन से चित्र बनाए, मछली, कामधेनु, बछड़ा, दंडवत करता हुआ पुरुष, त्रिशूल हो गया, उसके बाद में शिवलिंग हो गया। तो कई प्रकार के ऐसे चित्र बनाए जिससे वो सिक्के काफी प्रसिद्ध हुए। और सीवी वेद ने, जो इतिहासकार थे सीवी वेद, उन्होंने इस बप्पा रावल की जो तुलना की वो की चार्ल्स मोर्टेल, चार्ल्स मोर्टेल, यानी कि सीवी वेद ने बप्पा रावल की तुलना किससे की, चार्ल्स मोर्टेल। चार्ल्स मोर्टेल कौन था, एक फ्रांसीसी सेनापति था। चार्ल्स मोर्टेल कौन था, फ्रांसीसी सेनापति, जिसने मुगल सेना को पराजित किया था। मुगल सेना को पराजित करने वाला फ्रांसीसी सेनापति कौन था, चार्ल्स मोर्टेल। और सीवी वेद ने क्या बताया, इसको कौन सी उपाधि मिली है, इसकी तुलना किससे की है सीवी वेद ने, चार्ल्स मोर्टेल से। और मोर्टेल कौन था, जिसने सेनापति रहते हुए फ्रांसीसी सेना का जो मुगल थे उनको पराजित किया था। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो इसके सैनिक अड्डे थे, सैनिक अड्डे या जो सैनिक ठिकाने थे, उसमें एक सैनिक ठिकाना था रावलपिंडी। पता है कहाँ है, पाकिस्तान में। रावलपिंडी का नाम सुना होगा, रावलपिंडी पाकिस्तान में। तो जो रावलपिंडी का नाम पड़ा था ना, वो बप्पा रावल के नाम से ही पड़ा है, जो इसका वहां पर क्या था, सैनिक ठिकाना। तो ये हो गया बप्पा रावल के बारे में हमने जानकारी जुटा ली। गुहिल वंश का संस्थापक था, वास्तविक नाम कालभोज, हारितरासी ऋषि के यहाँ पर चला गया, गायें चराता था। बप्पा रावल फिर चित्तौड़ चला गया, मानमोरी के पास में। मानमोरी के ऊपर जो विदेशी मुस्लिम सेना थी उसने आक्रमण किया, सामंतों ने मना कर दिया। बप्पा रावल ने स्वीकार किया चुनौती को, लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़ा, जीत गया, उनको भगा दिया और उनके पीछे पीछे कहाँ चला गया, गजनी। गजनी के राजा सलीम को हराया, उसकी बेटी से विवाह कर लिया, विवाह किया, चित्तौड़ आ गया। चित्तौड़ में आके देखा तो राजा और जो सामंत थे उनके बीच में तनाव चल रहा है। इस तनाव में जो सामंत थे वो किसके साथ चले गए, बप्पा रावल के, और उन्होंने चित्तौड़ के राजा के ऊपर आक्रमण करके चित्तौड़ को जीत लिया। ठीक है, और इस जीत के बाद में उसने कौन सी उपाधि धारण की, हिंद सूर्य, राजगुरु और चकवे। उसके बाद में 50 वर्ष की आयु में उसका क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, उसने सोने के सिक्कों का प्रचलन किया। सोने के सिक्के के ऊपर क्या क्या बना हुआ था, कामधेनु, गाय, बछड़ा, मछली, शिवलिंग, त्रिशूल, दंडवत करता हुआ पुरुष, ये कई प्रकार के चित्र बने हुए थे सिक्के के दोनों तरफ। और सीवी वेद के नामक जो व्यक्ति थे इतिहासकार, उन्होंने बप्पा रावल की तुलना किससे की, चार्ल्स मोर्टेल। और चार्ल्स मोर्टेल कौन थे, मुगल सेना को पराजित करने वाले फ्रांसीसी सेनापति। तो ये हो गया हमारे आज के इस टॉपिक में नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय और बप्पा रावल।